इज देयर एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू आस्क? कोई नहीं, चलिए। तो एक केस का नाम लिखिए, आर शाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2013 का जजमेंट। ये डील करता है केस जो है कि एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी कन्फेशन की या स्टेटमेंट। तो देखिएगा ज़रा, मैं बताऊँ आपको। अब कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया, इतनी सारी बातों का ध्यान रखा गया, मैजिस्ट्रेट ने वॉलंटरीलीनेस देखी, अगर उसको 1 मिनट के लिए भी लगा कि ये इनवॉलंटरीली है, वो तुरंत के तुरंत उसको भेज दे रहा था, बोल रहा था कि आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इतनी सारे स्टेप्स का, इतनी सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 183, वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, ठोस सबूत होता है। क्या होता है? सब्सटेंटिव एविडेंस होता है। उसके बेस पर ही, सब्सटेंटिव एविडेंस का मतलब क्या है? उस एविडेंस के बेस पर ही कन्विक्शन किया जा सकता है, सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पर ओथ एडमिनिस्टर करी जाती है, उसकी वैल्यू वैसी नहीं होती है, बिकॉज जो स्टेटमेंट है, अगेन दैट पर्सन विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट, और उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इट विल बी सब्जेक्टेड टू मैनियर थिंग्स, जो कि यहां पर एब्सेंट होगा कन्फेशन में। तो वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है 183 में अंडर सबसेक्शन 5 और अंडर सबसेक्शन 6, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको ओथ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको केवल कॉन्ट्रडिक्शन और कॉरॉबरेशन के लिए यूज किया जाएगा, जैसा कि एफआईआर को यूज करते हैं। हालांकि एफआईआर से ज्यादा वैल्यू है इसकी, बट इट विल बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रडिक्शन और कॉरॉबरेशन। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे 180 के स्टेटमेंट थे। नहीं भाई, 180 का स्टेटमेंट जो है उसको केवल यूज किया जा सकता था प्रोसिक्यूशन विटनेस के विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। यहां पर जो हमारा डिफेंस का विटनेस हो उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस हो उसको कॉरॉबरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉरॉबरेशन कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। दिस इज हेल्ड इन आर साजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लिख लीजिएगा। फर्स्ट, कन्फेशन इज नॉट टेकन ऑन ओथ। फर्स्ट लिखिएगा, कन्फेशन इज नॉट टेकन ऑन ओथ। सेकेंड, confession is substantive evidence. Confession is substantive evidence and can be basis of conviction and can be basis of conviction. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम डज नॉट हैव सेम वेटेज। स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम डज नॉट हैव सेम वेटेज। इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर corroboration or contradiction, for corroboration or contradiction. ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख लेना, हेयर ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड, हेयर ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड। अब देखिए जरा, आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया गया 183 में, सेक्शन 183 में क्या बताया गया, पूरा प्रोसीजर बताया गया कि कैसे आखिर आप किसी भी स्टेटमेंट को, वो सॉरी कन्फेशन को या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। एक पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि भाई आप कन्फेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप वॉलंटरीलीनेस को चेक करेंगे, आप उसको कॉशन देंगे,
ठीक है, देखेंगे कि वो फ्रीली दे रहा है, किसी प्रेशर में तो नहीं है, एक मेमोरेंडम को रिकॉर्ड करेंगे, साइन करेंगे, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी बताएंगे। तो अगर कोई फॉर्मेलिटी को फॉलो ना करा गया तो फिर क्या होगा? इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, लिखिएगा जरा, इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 183। 183 में करे गए कंप्लायंसेस को अगर फॉलो नहीं किया गया तो क्या? देखिए, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है इसको पहले मैं बता देता हूँ, आपको बैकग्राउंड देता हूँ एक। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको लिखा भी दूंगा, बट हैव एन आइडिया दैट व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। देखिए, इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि भाई वो सिग्नेचर करना भूल जाए, हो सकता है वो मैजिस्ट्रेट ये भूल जाए लिखना। देखो 4-5 बातें लिखनी है। इट इज रेड ओवर टू द अक्यूज्ड, ये लिखना भूल जाए। इट इज एडमिटेड टू बी करेक्ट लिखना भूल जाए। इट इज बीइंग मेड वॉलंटरली दिया गया लेकिन लिखना भूल जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 183 के नॉन कंप्लायंस से मेरा मतलब है प्रोसीजरल कंप्लायंस आप नहीं कर रहे हो, फॉलो आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन वो लिखने में नहीं आया, समथिंग विच इज रिटन। अब देखो जरा, लॉ बोलता है कि जो चीज रिटन होनी चाहिए। अब देखो 183 क्या बोल रहा है? हर एक चीज लिखित में होना है, ये चीज लिखोगे, ये मेमोरेंडम को लिखोगे आप, बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है। तो आप जब सेक्शन 94 पढ़ने जाते हो एविडेंस एक्ट का, क्या बोल रहा हूं मैं? सेक्शन 94 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जब आप पढ़ने जाते हो तो वो बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, लॉ बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि उसको रिटन फॉर्म में होना है तो उसका एविडेंस केवल रिटन तरीके से ही दिया जा सकता है और दूसरे तरीके से नहीं दे सकते। लॉ ने बोला कि इस डॉक्यूमेंट को राइटिंग में होना चाहिए, कन्फेशन को राइटिंग में होना चाहिए, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए कि भाई ये फॉर्मेलिटीज फॉलो हुई, हमने उसको ये बताया कि वॉलंटरली दे रहा है वो, ये सारी बातें आपने लिख दी। ये रिटन फॉर्म है तो इसको साबित कैसे किया जाएगा? रिटन फॉर्म में। मैजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में आकर ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 मैंने फॉलो करा था, मैंने बोला था कि देखो तुम ये वॉलंटरली कर रहे हो। भाई लिखा क्यों नहीं? क्योंकि आप हर एक चीज का एविडेंस जो है कैसे देंगे? लिख करके देंगे, ना कि ओरल फॉर्म में देंगे। कौन सा सेक्शन बोलता है ऐसा? सेक्शन 94 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा बोलता है। जैसे कि आप आपस में मान लीजिए अग्रीमेंट करते हैं किसी प्रॉपर्टी को बेचने का या प्रॉपर्टी को खरीदने का, एक अग्रीमेंट होता है, बेचने या खरीदने का एक अग्रीमेंट होता है। लॉ बोलता है कि ऐसा अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में ही होगा, ओरल नहीं हो सकता है। तो आप बोलने लग जाओगे नहीं नहीं साहब ये एग्रीमेंट तो हमारे बीच हुआ था। भाई ओरल हो ही नहीं सकता ये एग्रीमेंट। लॉ बोलता है कि रिटन में होना चाहिए इस एग्रीमेंट को। तो लॉ विल नॉट एक्सेप्ट दी ओरल एविडेंस रिगार्डिंग इट। Why? Because law requires it to be in writing. Law बोलता है कि इसको राइटिंग में होना चाहिए। अब देखो 183 ने बोल दिया कि ये सब कुछ राइटिंग में होना है, लिखा होना चाहिए, वॉलंटरली करा, लिखा होना चाहिए, एडमिटेड टू बी करेक्ट है, लिखा होना चाहिए, इट इज रेड ओवर टू हिम। आपने नहीं लिखा, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। अगर सेक्शन 94 को पढ़ें तो बोलता है इट कैन नॉट बी। और इसी केस के लिए आपका सेक्शन 500 जो 9 है वो इस पॉइंट के लिए रेलेवेंट। वो बोलता है कि ऐसे केसेस में, क्या बोलता है कि ऐसे केसेस में, कौन से केसेस में? जहां पर प्रोसीजर पूरा फॉलो करा गया लेकिन उसका एविडेंस जो है आप ओरली सबमिट कर सकते हैं कि हाँ वो हमने प्रोसीजर को पूरा फॉलो किया था। ओरल एविडेंस जो 94 मना कर रहा है, उस 94 के क्या करता है? उस कर्टन को वो हटा देता है और बोलता है ओरल एविडेंस कैन बी गिवन दैट ऑल द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 183 वर फॉलोड। सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को हमने फॉलो किया था। सारी बात समझ नहीं आ रही है? सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया था। इस बारे में जो है 509, तो 509 को क्यों लिखा गया वो मैं आपको बताना चाह रहा था। 509 को इसलिए लिखा गया क्योंकि 183 की बात को केवल कैसे प्रूव कर सकते थे? राइटिंग में प्रूव कर सकते थे। क्यों ऐसा है? क्योंकि सेक्शन 94 ऑफ एविडेंस एक्ट बोलता है कि जो चीज राइटिंग में होनी चाहिए उसको राइटिंग में ही आप साबित करोगे और दूसरे तरीके से, ओरल तरीके से उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे।
इसी एम्बार्क को हटाने के लिए 509 जो है डाला गया है। 509 डाला गया इसलिए कि बोला गया कि भाई प्रोसीजर सारा कुछ फॉलो हुआ है, बस रिटन में नहीं आया है, तो रिटन के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ साहब सारे रिक्वायरमेंट जो है वो फॉलो करे गए थे। 509 इसलिए आता है। देखो प्रोसीजरल लॉ इज व्हाट, अगर ऐसा ना 509 डाला जाए तो प्रोसीजरल लॉ देखो मैंने बताया हैंडमेड ऑफ जस्टिस है। जस्टिस को कैसे प्रमोट किया जा सके उसके लिए है प्रोसीजरल लॉ। अब ऐसे छोटे छोटे लैक्स एंड लैकुनास की वजह से, प्रोसीजरल रेगुलरिटीज की वजह से, या किसी भी चीज को ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, किसी भी चीज को डिले कर सकते हैं? द आंसर इज नो, इट शुड नॉट बी डन। बस शर्त यह है कि भाई जस्टिस सफर ना हुआ हो, डिफेंस लेने में अक्यूज को कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, ही हैज टेकन हिज डिफेंस राइटफुली। अगर ऐसा है, accused has not suffered in his defense, then section 509 says oral evidence can be given of the thing that procedural requirements were followed। मैंने बोला procedural compliance हुआ, substantive नहीं बोला। ऐसा नहीं कि आप इसके लिए एविडेंस नहीं दे सकते हो कि साहब 509 है वो क्या करता है, डिफेक्ट क्योर कर रहा है। 183 में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, उस डिफेक्ट को क्योर कर रहा है। देखो डिफेक्ट क्या है कि आपको लिखना चाहिए था, आपने लिखा नहीं, उस डिफेक्ट को क्योर किसने कर दिया, 509 ने क्योर कर दिया। लेकिन 509 हर एक चीज को क्योर नहीं कर रहा है, 509 केवल इस चीज को क्योर कर रहा है कि आपने लिखा नहीं है उसको। इसका मतलब यह नहीं कि आपने 183 को फॉलो ही नहीं किया, आपने पूछा ही नहीं अक्यूज से व्हाई यू आर मेकिंग दिस कन्फेशन, आपने पूछा नहीं व्हाई आर यू मेकिंग दिस कन्फेशन वॉलंटरली, आपने ये पूछा ही नहीं, आपने उसको बताया ही नहीं इफ यू विल मेक दिस कन्फेशन इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू, आपने नहीं बोला उसको। अगर नहीं बोला है ऐसा तो फिर उसके लिए 509 नहीं है। 509 इज ओनली देयर फॉर द पर्पस ऑफ रिलीविंग यू फ्रॉम द प्रोसीजरल कंप्लायंसेस। भाई प्रोसीजर में आपने ये नहीं लिख पाया, ये रिटन फॉर्म में नहीं आ पाया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अगर नॉन कंप्लायंस हुई तो 509 से क्योर की जा सकती है, बट ओनली द प्रोसीजरल कंप्लायंस कैन बी क्योर्ड। देखते हैं जरा 509। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द आइडिया व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस थिंग हियर? क्यों मैं इस चीज को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए जरा। मेरे समझ से आ रहा होगा। अरे भाई आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, जल्दी से, बहुत बढ़िया। 509 पे आता हूं। This chapter is very important. This chapter 37 is very important. Regular proceedings है, इसके जो 506 और 507 है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में उससे, और इससे भी आता है। देखो जरा, नॉन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 183 और सेक्शन 316, 316, 183 दोनों सेक्शंस को यूज करते हुए आप कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे, है ना? तो उसमें अगर नॉन कंप्लायंस आपका हुआ है तो फिर क्योरिटी हो सकती है। किन चीज़ों में क्योरिटी हो सकती है उन चीज़ों को देख लीजिए। इफ कोर्ट बिफोर विच अ कन्फेशन और अदर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड इज रिकॉर्डेड और purporting to be recorded under section 183 और 316 is tendered or has been received in evidence, उसको एविडेंस में जो है दिया गया है या तो फिर ऑफर किया गया कि उसको एविडेंस में दिया जाएगा। finds that, उस कोर्ट को ऐसा लगता है, finds that any provisions of either of such sections have not been complied, कि कोई भी जो प्रोविजन है वो कंप्लाई नहीं करा गया है with the magistrate by magistrate complied with by magistrate recording the statement, कि भाई जो जिस मैजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था उसने 183 या 316 की किसी कंप्लायंस को कंप्लाई नहीं किया है, प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं किया है। इट मे वो चाहे तो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 94 में किसी बात के होते हुए भी, 94 में क्या बात है, रिटन का रिटन से दिया जाएगा, उसके होते हुए भी टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू नॉन कंप्लायंस, ऐसी नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग वो क्या ले सकता है, एविडेंस ले सकता है। कौन सा एविडेंस? ऑब्वियस सी बात है, ओरल एविडेंस ले सकता है। एंड मे सेटिस्फाइड दैट सच नॉन कंप्लायंस हैज नॉट इंजर्ड, ऐसे नॉन कंप्लायंस से कोई इंजरी नहीं हुई है किसको, अक्यूज्ड को, इन हिज डिफेंस ऑन द मेरिट्स
एंड ड्यूली मेड स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, और जो स्टेटमेंट उसने किया था वही रिकॉर्ड किया गया था और बोला गया था कि उसको एडमिट भी किया था उसने। तो फिर ऐसी चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओरल एविडेंस जो है दे सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आना पड़ता, रिटन एविडेंस ही लेके आना पड़ता। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ऑल्सो अप्लाई टू कोर्ट ऑफ अपील, रेफरेंस और रिवीजन। ये कोर्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट तो कर ही सकता है, ट्रायल कोर्ट के लिए पावर दी गई। अपील कोर्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, रेफरेंस कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। 509 का। इज देयर एनी डाउट नाउ, बताओ कोई भी डाउट है क्या इसके रिगार्डिंग? आप सारी बातें जो है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी, के बाद ही मैं आपको जो है 509 पर लेके गया। तो लिखेंगे आप जरा, लिख लें इस बात को, लिख लीजिएगा जरा जल्दी से लिखिए। नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 183 एंड 316 to some extent has been taken care of by section 509 सेक्शन 94, सेक्शन फुल स्टॉप लगा के आगे लिखिएगा, सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, पूरा मत लिखिएगा, साक्ष्य अधिनियम मत लिखिएगा, BSA 2023 provides that if any matter is required by law to be reduced to a document then no evidence shall be given in proof of such matter except the document itself फिर आगे लिखिएगा सेक्शन 509 lifts this embargo on admission of such a statement provided such non-compliance does not injure the accused in his defense and accused has duly made the statement recorded. But this only permit his defense and the accused has duly made the statement recorded. आगे लिखिए full stop आगे. But this only permit oral evidence to prove that procedure under
procedure under section 183 or 316 has been complied with. So if irregularity does not touch the root of the matter, so if irregularity does not touch the root of the matter, then non-compliance may be ignored. Then non-compliance be ignored. कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताओ ज़रा। सभी को सब कुछ समझ में आ गया? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और पॉइंट आता है। द पॉइंट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब एक बार कन्फेशन दे दिया और फिर उसके बाद बोलते हो नहीं 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 साहब मैंने नहीं किया। आपने पहले बोल दिया साहब मैंने किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट किसने रिकॉर्ड करा? मैजिस्ट्रेट ने ओपन कोर्ट में वॉलंटरीनेस को चेक करते हुए, मेमोरेंडम को लिखते हुए आपके साइन कराए, खुद के साइन कराए, ड्यूरिंग द कोर्ट आवर्स को रिकॉर्ड किया, तो उसकी कुछ वैल्यू तो होगी। ऐसा तो नहीं कि आपने बाद में बोल दिया नहीं ना साहब, इसलिए तो रिकॉर्ड किया था कि उसको बाद में एविडेंस के तौर पर यूज करें। आप बाद में रिट्रैक्ट भी कर लोगे, बोल दोगे कि नहीं 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 मैंने नहीं किया, तब भी उसके बेसिस पर आपका कन्विक्शन हो सकता है। यही वैल्यू है कन्फेशन। लेकिन अगर आप चाहोगे को अक्यूज्ड, एक कन्फेशन जो है अक्यूज्ड का आया है, क्या उसके बेसिस पे को अक्यूज्ड को आप सजा दे सकते हैं? द आंसर इज नो। उसके लिए आपको और दूसरे कोरॉबोरेटिव एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। एक कन्फेशन के बेसिस पे, एक कन्फेशन के बेसिस पे आप अक्यूज्ड को तो कन्विक्शन कर सकते हैं, को अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। यू नीड कोरॉबोरेटिव, अदर कोरॉबोरेटिव एविडेंसेस आल्सो। ठीक है, उसको आप कोरॉबोरेटिव एविडेंस के तौर पे जो है वो और दूसरे कोरॉबोरेटिव एविडेंस आपको चाहिए होंगे। अच्छा, आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर नहीं सॉरी, आप एविडेंस में देखेंगे, जब एविडेंस में आपको कन्फेशन पढ़ाऊंगा तो दो लोग कन्फेशन दे रहे हैं, एक अक्यूज कन्फेशन दे रहा है, एक को अक्यूज कर, दो को अक्यूज आपस में कन्फेशन दे रहे हैं। उसने भी कन्फेशन दिया, इसने भी कन्फेशन। अब एक के कन्फेशन को दूसरे के कोरॉबोरेशन के लिए यूज नहीं करेंगे कभी भी। इस बात को जानेंगे आप आगे एविडेंस में कि एक के कन्फेशन को आप दूसरे के कन्फेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, कोरॉबोरेट करने के लिए यूज करें, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो वहां पर हम जब एविडेंसरी वैल्यू जानेंगे कन्फेशन की, देन वी विल नो अबाउट इट। ठीक है, लिखिएगा जरा। रिट्रैक्टेड कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। द रिट्रैक्टेड कन्फेशन में फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन may form the basis of conviction of the person making it, person making, even without corroboration, even without corroboration. Even without corroboration, but it cannot be used for conviction of co-accused, cannot be used for conviction of co-accused, conviction of co-accused, unless supported by
unless supported by corroborative evidence. corroborative अच्छा, corroborative evidence तो जानते हो ना, ऐसा तो नहीं कि मैं सारी बातें आपको बताता रहूं और आप बेसिक्स बोलो कि अरे ये तो पता ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। यू ऑल नो व्हाट corroborative evidence is। तो corroborate करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने बोला उसको क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए जो एक और चीज़ लेकर के आ जाते हैं उसको बोलते हैं corroborate। आपने बोला उसने भी यही बोला, तो दे आर corroborating। आप अभी यही बोल रहे हो, एफआईआर में भी यही बोला था, तो एफआईआर आपके इस टेस्टिमनी को corroborate करती है। contradict, corroborate। is clear to every one of you or not? ठीक है, आ गया समझ? चलो जरा, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा सेक्शन 184 सीधा सीधा एग्जाम में आता है। पहले 164A करके हुआ करता था ये, नाउ इट इज 184। तो भाई, where during the stage when an offense committing rape, attempt to commit rape is under investigation। रेप से रिलेटेड ऑफेंस, या तो रेप होना या अटेम्प्ट ऑफ रेप जो है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रहा है। तो आपने देखो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप पढ़ा था क्या? सेक्शन 52 अगर आपको याद आ रहा है, सेक्शन 52 मैंने बताया था आपको, 51, 52, 53 तीन सेक्शन है जो मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ डील करते हैं ऑफ अरेस्टेड पर्सन। वन इज फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सेकंड इज फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड थर्ड इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 53 इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 52 जो है वो अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन वहां पे करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और सेम गोज विद द विक्टिम आल्सो, बिकॉज द विक्टिम्स बॉडी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, इट इज प्रपोज टू गेट द वुमेन with whom the rape is alleged or attempt to have been committed or attempted examined by medical expert. Such examination shall be conducted by registered medical practitioner employed in गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। बिल्कुल ऐसा ही प्रोविजन वहां पे डाला गया था। और उसकी एब्सेंस में एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, विद द कंसेंट ऑफ वुमेन की कंसेंट से किया जाए, या और दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि उसके बिहाफ में कंसेंट दे सकता है, तो उसकी कंसेंट। एंड सच वुमेन शैल बी सेंट टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 24 आवर्स फ्रॉम रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन मिली उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन और विद द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन हु कैन गिव कंसेंट ऑन हर बिहाफ। ये एक बात है करेंगे। और आप क्या करोगे? रिपोर्ट तैयार करोगे, तो एग्जामिन करोगे बिना डिले के, एग्जामिन करोगे और एक रिपोर्ट तैयार करोगे। रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखोगे? नेम और एड्रेस लिखोगे ऑफ द वुमेन एंड ऑफ द पर्सन जिसके द्वारा उसको लाया गया, तो वुमेन का ही लिखोगे नेम और एड्रेस, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का नेम और एड्रेस लिखोगे जिसके द्वारा उसको लाया गया, उसकी एज लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे उस मटेरियल का जो उसकी बॉडी से लिया गया डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, उसके बॉडी पर कोई इंजरी है वो इंजरी का भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसकी मेंटल कंडीशन क्या रही है, जनरल मेंटल कंडीशन क्या थी उसको लिखोगे, और दूसरे मटेरियल पर्टिकुलर्स जो कि आपको रीजनेबल डिटेल में आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो लिखे जाए। ठीक है, और हर एक पूरे के पूरे रिपोर्ट में जो भी कंक्लूजन आप निकाल रहे हो उसका रीजन क्या है, जो भी कंक्लूजन आप निकाल रहे हो उसका रीजन क्या है, उस रीजन को भी। ठीक है, और आप साथ साथ में रिपोर्ट में ये बात भी लिखोगे कि आपने कंसेंट ले ली थी या जिसकी भी कंसेंट ली है उसकी कंसेंट को लिखोगे कि किसकी कंसेंट जो है वो ली गई है। एग्जैक्ट टाइम लिखोगे जब आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया और जब एग्जामिनेशन खत्म किया। ठीक है, उसको भी लिखोगे आप। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विद इन द पीरियड ऑफ 7 days फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 7 दिन के अंदर अंदर क्या करोगे आप? रिपोर्ट फॉरवर्ड करोगे। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट referred to in 193 as a part of documents referred in clause A of subsection 6 of that section।
तो भाई जो पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आप भेजते हो मैजिस्ट्रेट के पास में 193 में, उसके साथ आप इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, इस रिपोर्ट को भी फॉरवर्ड कर देगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुली examination without consent of the woman or of any person competent to give such consent or her behalf. Very important. अगर बिना कंसेंट, किस लिए मैंने बताया था कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंट अगर नहीं होगी तो वो एग्जामिनेशन कैसा होगा, अनलॉफुल, दैट एग्जामिनेशन इज नॉट लॉफुल, दैट उस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट। मेरी समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है, ये वही है जो आपका सेक्शन 51 में बताया गया था। मैं सेक्शन 51 आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा, कोई डाउट है क्या? 184। अब आते हैं हम 185 पर। नाउ विल कम टू 180, जो पहले 165 हुआ करता था, नाउ इट इज 185, ठीक है। देखिएगा जरा 185। अब देखिए आपको क्या करना है, आप पुलिस वाले हो, आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, सर्च करनी पड़ेगी चीजों। अब आप सर्च करोगे तो कौन सी चीजों को सर्च करोगे, तो आपको पता होना चाहिए आप किस चीज को सर्च कर रहे हो। यू कैन नॉट डू जनरल सर्च। और ये जो सर्च दी गई है 185 में 186 में, इट इज सर्च विदाउट वारंट। ध्यान से सुनिएगा जरा, ये सर्च बिना वारंट के है। जो 96 में हम सर्च वारंट पढ़ के आए हैं वो तो कोर्ट इशू करता है। ये सर्च यहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर बिना सर्च वारंट के कर सकता है, उसके पास पावर है बिना सर्च वारंट के सर्च करने की। लेकिन इस सर्च को करते समय भी उसको इस बात का ध्यान रखना है, उसको पता होना चाहिए किस चीज के लिए वो सर्च कर रहा है, पर्टिकुलर चीज उसको पता होनी चाहिए। वहां पे था ना जनरल सर्च में भी सर्च वारंट इश्यू किया जा सकता है, और आपको मैंने बताया था वहां पर। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं दोबारा चाहूंगा कि आप सेक्शन 95 पर जाएं और ABC करके जो 3 कंडीशन लिखी हैं उसमें से C को पढ़ें, और वहां पर देखेंगे आप तो आप इन्वेस्टिगेशन वर्ड को मिसिंग पाएंगे। जनरल सर्चेस कैन नॉट बी डायरेक्टेड और कैन नॉट बी डन एट द इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज। इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप जनरल सर्चेस नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए किस चीज की आप तलाश कर रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? क्या आपको 95 के C में दिखा इन्वेस्टिगेशन सर्च को ऑमिट करा गया है, वो वर्ड वहां नहीं लिखा है, और रीजन मैंने आपको बता दिया है। जनरल सर्चेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से वहां पर बता चुका हूं। आपको ये नहीं पता कहां पे वो चीज है, आपको ये भी नहीं पता कौन सी चीज है, आप बस चाह रहे हो थोड़ा सा ढूंढा जाएगा तो हो सकता है आपको कुछ एविडेंसेस मिल जाए। आप बोलते जाओ उसके घर की तलाशी ले लेना, जो भी एविडेंस मिले वो लेकर के आओ। क्या आपको पता है कि आप गन की तलाश कर, कोई सा भी एविडेंस मिल जाए, कुछ भी सस्पिशियस मिल जाए? जनरल सर्च वो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं करते। जो 185 186 में 2 सर्चेस जो बताई गई हैं वहां पर भी आप जनरल सर्च नहीं कर रहे हो। यू नो व्हाट यू वांट टू सर्च, आपको पता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड हो, और आप अपने लोकल लिमिट्स में ही जहां पर आप इन्वेस्टिगेशन करने की पावर रखते हो उसी एरिया में करोगे इसको इन्वेस्टिगेट। 185, हालांकि 186 आपको थोड़ी सी पावर देता है कि आप एडजॉइनिंग या दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में भी सर्च कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे आप, वहां के SHO को, वहां के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को क्या लिख दोगे, लेटर लिख दोगे, उसको बोलोगे कि सर आप कर दो जरा हेल्प हमारी, तो वो जो है सर्च कंडक्ट करवा सकता है आपके लिए। आ रही है बात समझ? अरे गेटिंग माई पॉइंट टू नॉट? जनरल सर्चेस नहीं करनी है, पहली बात तो ये, ठीक है। चलिए जरा अब देखते हैं कि करके, बहुत आसान से प्रोविजंस हैं, देयर इज नथिंग मच विच इज टू बी डिस्कस्ड हियर, बहुत आसान सी बातें हैं। कौन कौन से ऑफिसर इंपावर्ड हैं? तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दोनों लोग। जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है या तो वो करेगा या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास तो पावर है ही है। देखो जरा, वेयर एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, देखो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और
police officer making an investigation has reasonable ground for believing that anything necessary for the purpose of an investigation into any offense which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of police station of which he is in charge. उसके पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स में ही वो चीज मिल सकती है, और टू विच ही इज अटैच्ड, जिसको वो अटैच किया गया है। एंड सच थिंग्स कैन नॉट इन हिज ओपिनियन बी ऑब्टेन्ड अदरवाइज ऑब्टेन्ड विदाउट अनड्यू डिले। बिना डिले के उसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, अभी के अभी उसको आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। सच ऑफिसर मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज केस डायरी में, जो केस डायरी है सीडी जिसको बोलते हैं आप। केस डायरी क्या है मैंने आपको बता चुका हूं पहले। केस डायरी होती है जहां पे आप रोजमर्रा की गतिविधियां लिखेंगे, इस केस में आपने क्या क्या किया, इस केस के रिगार्डिंग आप किससे मिले, किससे बात करी, किसको क्या पूछा, तो सारी बात। एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग सो फार एज पॉसिबल द थिंग फॉर हिच द थिंग, देखो दिखा देता हूँ, द थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी मेड। और साथ साथ आप ये भी बताओगे किस चीज के लिए आप सर्च कर रहे हो। देखो जरा, जब चीज आ गई, चीज पता हुई कि इस चीज के लिए सर्च कर रहे हो, तो क्या ये जनरल सर्च रही? नहीं रही। तो मैं आपको बार बार बोला पहले भी, जनरल सर्चेस कैन नॉट बी डन इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जनरल सर्चेस नहीं होंगी, पर्टिकुलर चीज पता होनी चाहिए। कोर्ट वारंट ही इशू करेगा जनरल सर्चेस के लिए, तो ठीक है। चलो जरा, सर्च और कॉज सर्च टू बी मेड फॉर सच थिंग इन एनी प्लेस विद इन दी लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन। देखो बार बार आ रहा है, अपने ही पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आपको क्या करना है, वो सर्च करनी है। अब देखो जरा, बहुत आसान सी बातें करी गई हैं, बहुत लॉ यहीं खत्म हो गया, जो लॉ था वो यहीं खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो बातें करी गई हैं वो बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से पता है, यही बातें होती हैं, ऐसे ही सर्च करी जाती है। अब बताओ जरा, जो सर्च वारंट वहां पर जारी हो रहा था तो वहां पे भी पुलिस ऑफिसर को सर्च करनी थी, यहां भी पुलिस ऑफिसर को सर्च करनी है, तो जिन बातों का ध्यान आप वहां रख रहे थे सर्च करते समय, वही बातों का ध्यान यहां पे भी तो रखेंगे। क्या करेंगे आप भाई? विटनेस बुला लोगे, उनके प्रेजेंस में करोगे, लिस्ट प्रिपेयर करोगे, साइन करवाओगे, यही सब बातें जो वहां कर रहे थे वो यहां पे भी करोगे। वहां पे ओनर के पास जा रहे थे, उसको बोल रहे थे भाई साहब हमें सर्च करनी है, वो आपको एंट्री देता, एंट्री नहीं देता था तो आप खिड़की दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते थे और सर्च करते थे। वही सारी बातें यहां करोगे। सर्च खत्म हो गई तो क्या करोगे? कॉपी दे दो इसको, मैजिस्ट्रेट साहब को, साहब देखो हम सर्च करके लेके आए, हमने तो ये पा लिया, बता दो उनको। और किसको दोगे? ओनर जो है, ओनर चाहता है कि मिल जाए वो कॉपी, तो वो चला जाएगा किसके पास? मैजिस्ट्रेट साहब के पास चला जाएगा, उसकी ऐसे चीज़ों की कॉपी जो है वो ले सकता है वहां से। देखो जरा क्या क्या बातें करनी है, आपको ध्यान रखनी। अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल ए प्रैक्टिकेबल कंडक्ट सर्च इन पर्सन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या फिर आईओ को ये सर्च खुद करनी चाहिए। और ये बात अभी जोड़ी गई है, प्रोवाइडेड दैट सच सर्च शैल बी कंडक्टेड अंडर द सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। ये पहले नहीं। अब आप सर्च करने जा रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन को चालू कर लो ताकि आप ये पता लगे कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी है, आपने कुछ इम्प्लांट नहीं किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट सर्च इन पर्सन, अगर आप खुद नहीं जा पा रहे तो क्या करोगे? क्या करोगे? अपने राइटिंग्स को रिकॉर्ड करोगे और किसी सबऑर्डिनेट को बोलोगे कि तुम चले जाओ, तुम सर्च कर दे। सर्च इन पर्सन एंड देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक सर्च present at time, he may after recording his reasons for writing and doing so require any officer subordinate to him make search and he shall deliver to such officer an order in writing। वो order in writing भी उसको पकड़ा दोगे। specifying the place to be searched, बताओगे किस प्लेस पे सर्च करनी है। and so far as possible the thing for which search is to be made, और ये भी बताओगे कि इस चीज़ के लिए सर्च करनी है। and such subordinate officer may thereupon सर्च फॉर सच थिंग इन सच प्लेस, वो ऐसी चीज को ऐसी जगह ढूंढेगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता एज टू सर्च वारंट एंड जनरल प्रोविजंस एज टू सर्चेस कंडक्टेड अंडर सेक्शन 103 शैल ऑल्सो
अप्लाई टू सर्चेस मेड अंडर दिस सेक्शन। बताओ जरा, जो सर्चेस के प्रोविजंस वहां थे, जैसे वहां कंडक्ट कर रहे थे आप, 2 लोगों को बुलाते थे, उनके प्रेजेंस में कराते थे सर्चेस, वही सारी चीजें यहां पर भी करोगे आप। कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3। देखो सबसेक्शन 1 में कौन सा रिकॉर्ड, केस डायरी में लिखना है रीजंस कि क्यों सर्च करनी है। सबसेक्शन 3 आप खुद नहीं जा पा रहे हो, सबऑर्डिनेट को कर रहे हो। ये दोनों डॉक्यूमेंट फोर्थ विथ बट नॉट लेटर देन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर किसको पहुंचाने हैं, बी सेंड टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। जिसको कॉग्निजेंस लेने की पावर है उसके पास ये 48 घंटे के अंदर अंदर आप ये डॉक्यूमेंट पहुंचा दोगे उस मैजिस्ट्रेट के पास में। और फिर अगर ओनर ऑक्यूपायर को लगता है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो एप्लीकेशन किसको करेगा, मैजिस्ट्रेट साहब को करेगा, और मैजिस्ट्रेट साहब उसको एक कॉपी जो है पकड़ा देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ ज़रा। 185 में कोई आपको प्रॉब्लम, कोई परेशानी बताओ, नहीं होगी। बहुत आसान से प्रोविजन, वेरी इजी, आर वेरी इजी। अब मान लीजिए आप अपने पुलिस स्टेशन के अंदर कर सकते हो 185, आपको अपने पुलिस स्टेशन के बाहर करना है तो फिर वहां के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लिख दो, वो करवा देगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं 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 वो करेंगे तो समय लगेगा, तो खुद भी जा सकते हो। पढ़ चुके हो ना ऐसा, पहले अरेस्ट करने के लिए भी तो ऐसे ही करते हो। वहां के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बोलते हो कि करवा दो साहब ये वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट, वो नहीं करा पाता तो ये अपने ही पुलिस वाले को भेज देते हो अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए। वही सेम बातें, सेम लॉजिक जो है यहाँ पर भी फ्लो होता है, कुछ अलग नहीं है। When officer in charge of police station may require another to issue such search warrant, दूसरे को रिक्वायर करेगा कि भाई तुम सर्च वारंट इशू करो, खुद नहीं कर रहा है। An officer in charge of police station or officer not below the rank of sub inspector of police making investigation, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो या आप ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो, आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, you may require an officer in charge of police station, whether in same or different district, to cause a search to be made in any place in any case in which the former might cause such search to be made within the limits of his own station। आप अपने स्टेशन पे करने की जिन चीज़ों के लिए पावर रखते हो, उन्हीं चीज़ों के लिए आप दूसरे को बोल सकते हो, रिक्वायर कर सकते हो कि साहब आपने यहाँ जो है ऐसी सर्च जो है वो कर दीजिए। आ रही है बात समझ में। सच ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड, सच ऑफिसर मतलब वो दूसरे स्टेशन का, मान लीजिए भोपाल के स्टेशन को सर्च करवानी है, पुलिस स्टेशन को सर्च करानी है, और किससे करवानी है, इंदौर के पुलिस स्टेशन सर्च करानी है, तो भोपाल वाला किसको रिक्वेस्ट करेगा, इंदौर वाले को रिक्वेस्ट करेगा। तो इंदौर वाले की बात हो रही है। ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड, जब उससे ऐसी रिक्वेस्ट करी जाएगी, ऐसा रिक्वायर करा जाएगा, शेल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ 185। तो जो 185 में जो प्रोविजंस थे कि भाई खुद चले जाओ या सबऑर्डिनेट को कर दो, ठीक है, उसको एक ऑर्डर इन राइटिंग दे दो, 103 के हिसाब से करो, वही सारी बातों को ये भी फॉलो करेगा। एंड शैल फॉरवर्ड द थिंग फाउंड टू द ऑफिसर एट हुज रिक्वेस्ट सर्च वॉज मेड। और जब आप सर्च कंडक्ट कर ली तो जो आपको चीज़ मिल गई उसको किसको पहुंचा दोगे, भाई इंदौर में आपने सर्च कंडक्ट कर ली, भोपाल वाले ने बोला था आपको सर्च करने के लिए, पहुंचा दो भोपाल वाले को। कोई दिक्कत बताओ ज़रा। अप टू सबसेक्शन 2 इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं सबसेक्शन 3। बहुत आसान सी बातें करी गई हैं यहाँ पे। वेयर देयर इज रीजन टू बिलीव दैट डिले occasioned by requiring an officer in charge of police station another to cause to be made under subsection। मैंने बताया कि भाई अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन को बोला, इंदौर वाले को बोला कि भाई तुम सर्च करो, ये बोलने में बहुत डिले हो जाएगा और इससे एविडेंस जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, खत्म हो सकता है, छुपाया जा सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो ऐसे में क्या करोगे आप खुद के खुद, इट शैल बी लॉफुल फॉर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, शैल बी लॉफुल फॉर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, या तो आईओ या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, टू सर्च और कॉज टू बी सर्च एट एनी प्लेस इन द लिमिट्स ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। दूसरे पुलिस स्टेशन में भी जाकर के आप सर्चेस कर सकते हो, as if the place were within the limits of his own police station, जैसे कि वो प्लेस आपके ही पुलिस स्टेशन, भाई ऐसे ही तो वहां पे करते थे अरेस्ट वारंट में, कोई अलग प्रोसीजर है क्या? वही लॉजिक है, सेम लॉजिक फ्लोज।
भाई आपको लगता है कि जब तक आप उसको रिक्वायर करोगे उसके पास बात पहुंचेगी, फिर वो हामी भरेगा, फिर वो सर्च करेगा, बहुत समय निकल जाएगा। इससे अच्छा मैं ही यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं खुद सर्च कर लूँगा जा करके, या अपने सबॉर्डिनेट को बोल देता हूँ वो सर्च कर लेगा जा करके, तो वो सर्च कंडक्ट कर सकता है। अब जो सर्च कंडक्ट करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, वो तुरंत के तुरंत देखो क्या करेगा, वहाँ के ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को नोटिस तो देना पड़ेगा ना। Any officer conducting search warrant under subsection 3 shall forthwith send notice of the search to officer in charge of police station within the limits of which the such place is situated। जिस जगह पे आपको सर्च करना है, जहाँ पे वो जगह है, उसका जो पुलिस स्टेशन है, उसको आप क्या कर दोगे, नोटिस दे दोगे। एंड शैल ऑल्सो विथ सच नोटिस सेंड अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 103। जो भी लिस्ट आपने प्रिपेयर करी है वो लिस्ट भी पकड़ा दोगे। एंड शैल ऑल्सो सेंड द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो वहाँ का नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा, जिसको कॉग्निजेंस लेने की पावर होगी, वो सारी की सारी कॉपीज़ भी उसको पकड़ा दोगे, जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 के 185 में बताया गया था। क्यों पकड़ा दोगे, क्योंकि भाई वो ऑक्यूपायर अब आपके पास, भाई आपने इंदौर में वो चीज़ें सीज करी उस व्यक्ति से, अब वो व्यक्ति क्या, इंदौर का व्यक्ति भोपाल के कोर्ट में आकर के भोपाल के मैजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगाएगा कि मुझे वो लिस्ट की कॉपी दे दो? नहीं, वो क्या करेगा, इंदौर के ही मैजिस्ट्रेट के पास लगाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि वहीं के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास में 185, 1 और 3 के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दो। नेक्स्ट देखिए, द ओनर और ऑक्यूपायर of the place searched on application be furnished be copy free of cost with a copy and any record sent to magistrate under subsection। obvious सी बात है, वही बात जो मैंने बोली कि इंदौर में भी वो क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन लगाएगा और वहाँ से वो सारी कॉपीज जो है रिसीव कर। तो आप अपने प्लेस पे सर्च करोगे, देखो सर्च करना था ना आपको, यही तो था आपका काम। आपका काम क्या था, प्रोसीड टू स्पॉट, आप स्पॉट पे पहुंच गए। आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता लगाना था, आपने पता लगा लिया। और कैसे पता लगाओगे, जो पता लगाया आपने, पुलिस स्टेशन बुलाया लोगों को, उनसे जानकारी ली, उनसे क्वेश्चनिंग करी, उनके एग्जामिनेशंस को रिकॉर्ड किया। आपको लगा कि नहीं उनके एग्जामिनेशन से काम नहीं चलेगा, इनको मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करा लेंगे, तो 183 में आपने उनसे भी रिकॉर्ड करा लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया रेप विक्टिम का। अब क्या करोगे, अब कोई चीज़ें आपको चाहिए होंगी, कोई वेपन होगा, कोई एविडेंसेस होंगे, चीज़ें होंगी जो आपको ढूंढनी है, तो वो आपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन के एरिया में ढूंढ ली। दूसरे के एरिया में ढूंढनी है, उसके लिए 186 हमने पढ़ लिया। नाउ एक तीसरी चीज़ थी जो आपको करनी थी, यू विल अरेस्ट द पर्सन। आप वो मैनर्स अडॉप्ट करेंगे जिससे आप क्या करें, अक्यूज्ड को अरेस्ट कर पाएँ, उसको डिस्कवर कर पाएँ। ये आपको कुछ स्टेप्स जो है वो लेने थे, तो उसके बारे में जो चर्चा है हम कल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो है आप समझिए, आपको अपने एरिया में सर्च करना था, आपने कर लिया। आपको दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में सर्च करना था, आपने करवा लिया। लेकिन अगर आपको कोई सर्चेस कहाँ करानी है, इंडिया से बाहर करानी है, या इंडिया से बाहर के किसी कोर्ट को आपसे करानी है, तो वो कैसे हो, उसके लिए पहले 166A 166B 2 प्रोविजंस डाले गए थे, और अब उनको पहुंचा दिया गया है 112 और 113 ऑफ BNSS। और मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। भाई आपको कराना है, आप पुलिस ऑफिसर हो, आप कोर्ट को बोलोगे कि साहब ऐसा ऐसा है, तो कोर्ट किसको बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ की किसी एजेंसी को भेज देगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वहाँ से भी आ सकता है, वहाँ के से आएगा किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के उसको किसको दे देगी, CGM को, CGM उसको एग्जीक्यूट करा लेगा। तो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है 2 स्टेट्स के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में। तो 112 113 इसलिए मैंने आपको तब पहले भी बोला था, पढ़ लीजिएगा। उसकी रेलेवेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर फिर से बता पढ़ लेंगे। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ सकता है क्योंकि देखो उसको प्लेस कर दिया गया, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, पहले भी आ चुका है एग्जाम में। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ पे दिया है, सीधा सीधा सेक्शन पूछ लेता हूँ। अभी तो उसको रिप्लेस भी कर दिया, यहाँ से उठा करके उसको कहाँ डाल दिया है, पहले 112 113 में डाल दिया है। तो आप उसको जरूर एक बार देख लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए जरा। बहुत बढ़िया। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, अभी आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट अस जस्ट एंड दिस सेशन।